हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले क्लास में भी हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, बट वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। यहाँ पे भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सारी प्रोसेस वही होगी, बस थोड़ा सा चेंजेस है, और वो क्या चेंजेस है वो हम देखेंगे। यहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे दो केस में, एक रहेगा सिंगल चार्ज का केस, एक रहेगा टू चार्जेस का केस। ठीक है, तो एक एक करके हम करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल चार्ज के केस में हम कैसे निकालते हैं। तो अगर सिंगल चार्ज है और अभी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी पोजीशन पे, उस पोजीशन पे उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। ये जो एरो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म भी हो सकती है, यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, या ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको वैल्यू पता होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन में है उस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पता होगा। और आपको मान लीजिए ये पॉइंट P है, यदि इस पॉइंट P पे एक चार्ज हम लाएं, कौन सा चार्ज मान लेते हैं, Q चार्ज लाए, तो अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी इन्फिनिटी से है, हम इस पॉइंट P पे एक चार्ज ला रहे हैं, Q चार्ज ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। पिछले केस में हमने क्या किया था, जब पहला चार्ज लाते थे इन्फिनिटी से तो उसमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहले चार्ज लाने के लिए भी आपको वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, यानी ये चार्ज Q और इस पॉइंट P का पोटेंशियल। अब मान लो ये जो पॉइंट P है इसका कुछ ना कुछ पोजीशन है, उसकी पोजीशन या तो कोऑर्डिनेट दिया होगा या पोजीशन वेक्टर दिया होगा। मान लो R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P। इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो R है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू वी आर। वी आर का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एट R। ठीक है, यानी उस पॉइंट का पोटेंशियल जिसका पोजीशन वेक्टर जो R है, ये है इसका मतलब। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो दी होगी, इसकी वैल्यू नहीं दी होगी। ठीक है, तो कई बार दी होगी कई बार नहीं दी होगी, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको एक रिलेशन पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, हमने पढ़ा था दैट E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ये रिलेशन से आप निकाल सकते हैं dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr। ये वाला जो रिलेशन है आप यूज कर सकते हैं dV की वैल्यू निकालने के लिए, यानी V की वैल्यू निकालने के लिए। केवल अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, तो आप माइनस साइन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, V की। तो यही एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो वर्क डन है ना, यही इसका पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन R विल बी इक्वल टू Q इंटू E dr। ठीक है, तो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला भी है और ये फॉर्मूला भी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक सिंगल चार्ज होगा किसी पॉइंट पे, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है आप ये वाला या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये हुआ सिंगल चार्ज के केस में। लेकिन अगर टू चार्जेस होंगे उस केस में क्या होगा, देखिए जब दो चार्जेस होंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी हम वैसे ही करेंगे। पहले पहला चार्ज लाएंगे, मान लो पहला चार्ज मैं लाया Q1 और उसको यहां रखा इस पॉइंट पे, दिस इज Q1, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, लेट्स से दिस पोजीशन वेक्टर इज R1। तो ये Q1 इस पॉइंट पे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। तो इसको पहले चार्ज को लाने में जो आपने वर्क किया वो पहले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है। तो पहले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप U1 कह सकते हैं। दिस इज सिंपली Q1 इंटू VR1। ठीक है, Q1 इंटू VR1। Q1 ये चार्ज हो गया, VR1 मतलब इस पोजीशन का पोटेंशियल, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा इस पोजीशन का, वो हो गया VR1। अब आप एक दूसरा चार्ज ला रहे हैं, मान लो दूसरा चार्ज मैं इस पॉइंट पे ला रहा हूं, यहां पे मैंने लाया Q2 और इस पॉइंट का कुछ पोजीशन वेक्टर है, लेट्स से दिस पोजीशन वेक्टर इज R2।
इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r2। तो इसको लाने में भी आपको वर्क करना पड़ेगा एंड दैट वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको लाने में जो वर्क करना पड़ा उसको हम बोल देते हैं u2 एंड दिस इज इक्वल टू q2 इंटू Vr2। Vr2 का मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है यानी R2 पोजीशन का जो पोटेंशियल है वो है Vr2। तो इस पॉइंट का ये हो गया पोजीशन वेक्टर और Q इंटू V हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब आप इस चार्ज को यहाँ पे लाएंगे तो आपको ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट तो वर्क करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो चार्ज ऑलरेडी यहाँ प्लेस्ड हो चुका है Q1, इसकी भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आपको केवल एक्सटर्नल फील्ड ही नहीं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आपको एक और वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस। तो यानी इन दोनों चार्जेस के वजह से भी जो वर्क होगा, जो उनकी जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी इसमें ऐड होगी सेकंड वाले के केस में। तो मतलब एक तो आपको Q2 इन्फिनिटी से यहाँ तक लाए, इस एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वो वर्क डन हुआ ये, और इस चार्ज के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ा वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r12 ले लेते हैं। तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा r12, ठीक है। अब ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, यदि आपको नहीं देखा है वाला वीडियो तो वो देख लेना कि ये फॉर्मूला कैसा आया। टू सिस्टम के जो चार्जेस का सिस्टम होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया पहले चार्ज के लिए, ये हो गया दूसरे चार्ज के लिए। तो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इन दिस केस विल बी सिंपली u1 प्लस u2। तो जो टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू q1 इंटू Vr1 प्लस Q2 इंटू Vr2 प्लस 1/4πε0 इंटू Q1/Q2 अपॉन R12। तो ये बनेगा टोटल फॉर्मूला इन केस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर आपको पोटेंशियल की वैल्यू दी है तो अच्छी बात है, यदि नहीं दी है तो फिर आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। इससे आप पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेंगे उस पोजीशन पे, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका फॉर्मूला। इसका एप्लीकेशन कैसे होता है तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो ये देखिए एक क्वेश्चन है विच इज NCERT क्वेश्चन, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 3 पार्ट में है, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट दिया है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम विथ नो एक्सटर्नल फील्ड placed at -9 cm, 0, 0 and 9 cm, 0, 0 respectively। तो पहला केस में तो आपको 2 चार्जेस दिए हैं 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, और वहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो केस था, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। यदि 2 चार्जेस होते हैं तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 2 चार्जेस के लिए, U इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो 1/4πε0 इसकी वैल्यू फिक्स है, 9 इंटू 10⁻⁹ हो गया। उसके बाद Q1 है 7 माइक्रोकूलम, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻⁻⁶। फिर Q2 हो गया -2 माइक्रोकूलम। ये देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस साइन भी आएगा, ठीक है। यहाँ मैं माइनस लिख रहा हूँ, -2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय R। R का मतलब है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एक रखा है -9 सेंटीमीटर, यानी एक्स एक्सिस पे -9 पे रखा है, दूसरा चार्ज रखा है एक्स एक्सिस पे +9 पे। तो -9 से +9 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, सिंपली 18, और ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.18 हो जाएगा 18 का। तो जो R है वो हो जाएगा 0.18। अब कुछ नहीं, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 10 वाली पावर को एक अलग कर लो और नंबर्स को अलग कर लो। जो 0.18 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 इंटू 10⁻⁻²,
ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हम 9 से कट कर सकते हैं 18 को, ये कट गया, 9 2 जा 18, फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, अब क्या बच गया, ऊपर 7 बचा है, और 10 की पावर में देखिए क्या है, +9 और -6 -12 हो गया, तो 9 -12, ठीक है, तो -3 हो गया, और ये -2 ऊपर जाके +2 बन जाएगा, तो ये जो हो जाएगा -3 एंड +2 यानी 10 टू द पावर -1 यानी 0.7 जूल हो जाएगा। तो 0.7 जूल होगा ये जो है सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यही पहले पार्ट में पूछा गया था। क्लियर है? अच्छा, ये माइनस साइन भी आएगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस था, ये माइनस साइन भी आएगा। तो माइनस साइन क्यों आया? बिकॉज वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड वन चार्ज इज नेगेटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि उनमें रिपल्शन नहीं अट्रैक्शन होगा। यदि सेम चार्ज होंगे यानी लाइक चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, उनमें रिपल्शन होगा, तो उनके केस में एक्सटर्नल वर्क डन जो है पॉजिटिव आता है और पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव आएगी। तो ध्यान रखना, यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो उनका जो वर्क डन है या पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? अब सेकेंड पार्ट में देखिए क्या लिखा है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे। अब ये जो दो चार्जेस है ना, हमने एक 9 सेंटीमीटर में, एक -9 सेंटीमीटर में एक्स एक्सिस में रखा है, तो उसको रखने में इतना एनर्जी लगा है, तो अब उसको वापस उनको दूर करेंगे हम, ठीक है, दूर करेंगे और वापस इन्फिनिटी में ले जाएंगे, तो कितना एनर्जी लगेगा, ठीक है, तो कितना वर्क लगेगा ये आपको बताना है। तो ये उतना ही वर्क लगेगा जितना आपने इन्फिनिटी से वहां पे लाने में वर्क किया। कितना वर्क किया ये, अब क्योंकि ये जब इन्फिनिटी से उस पोजीशन पे ला रहे थे वर्क नेगेटिव था, जब यहाँ से वापस इन्फिनिटी में ले जाएंगे तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक माइनस वाला चार्ज है, एक प्लस वाला चार्ज है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इनको आपको दूर ले जाना, तो ताकत लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये दूर तो नहीं होना चाहेंगे, तो जो आपने वर्क किया वो वर्क पॉजिटिव वर्क होगा। तो सेकेंड केस के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो सेकेंड केस में सिंपली हो जाएगा +0.7 जूल, बस, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो पहला दो पार्ट तो इजी था। थर्ड पार्ट अब देखिए, अब थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, देखिए अब क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड where E is equal to A into 1 by R square and A is equal to 9 into 10 to the power 5 coulomb per meter square. What would the electrostatic energy of this system? तो इन दिस पार्ट, इस पार्ट में आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि वही सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर वही पोजीशन वही कोऑर्डिनेट पे प्रेजेंट होंगे तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखिए अब इस केस में हम क्या करते हैं, ये वो वाला केस हो गया जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो और दो चार्जेस हो, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इसके पहले हमने देखा था वही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू Q1 into VR1 plus Q2 into VR2 plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। जब दो चार्जेस होंगे तो ये आप जो है फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखिए इसमें जो लास्ट टर्म है ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया। ये जो फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, जो पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, वही ये वाला फॉर्मूला है। तो इसकी तो वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखना, मैं यहाँ पे इसको रब करके यहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा -0.7 जूल। ठीक है, और जूल अभी नहीं लिखते, बाद में लिख लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आई -0.7, तो ये तो हो गया। अब आपको ये है इन दोनों को कैलकुलेट करना है। तो Q1 और Q2 की तो वैल्यू पता है, Q1 इज 7 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज -2 माइक्रोकूलम। आपको VR1 और VR2 इसकी वैल्यू निकालनी होगी। अब कैसे निकालें? अब यहाँ पे देखिए V जो है पोटेंशियल है, ये आपको नहीं दिया है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन दिया है ये। तो अब जो आपको ये रिलेशन पता है E इज इक्वल टू dV/R। ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए साइन नहीं ले रहे हैं। तो E इज इक्वल टू dV/R ये रिलेशन पता है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, dV इज इक्वल टू E dr और V इज इक्वल टू ER, ऐसे भी आप लिख सकते हैं ER।
ठीक है। अब जो e की जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे आप अगर रख दें तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू a इंटू 1/r² इंटू r, और v इज इक्वल टू a इंटू 1/r, और v इज इक्वल टू a/r। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखते हैं v दिस विल बी इक्वल टू a/r, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब v अगर r1 आपको निकालना, v(r1) यानी पोटेंशियल एट पोजीशन r1, ये हो जाएगा a/r1, और वैसे ही v अगर r2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a/r2, इस तरीके से। तो ये v(r1) और ये v(r2) की वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ी सी माइन्यूट सी चीज़ है, यहाँ गलती होती है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है जो उस रीजन में है, और उसका ये एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन से आपको क्या पता चलेगा, दैट अगर आप जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका कोई ना कोई तो सोर्स होगा, और उस सोर्स से आप अगर दूर जाएंगे तो ये जो R है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो इसका ये मतलब है जब सोर्स से आप दूर जाएंगे तो R की वैल्यू बढ़ेगी, और आप सोर्स के यदि पास आएंगे तो R की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो R0 का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है ओरिजिन, यानी 0 0 पे यदि रखा है सोर्स तभी R होगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे R का यही मतलब है, R0 का मतलब ये होगा कि सोर्स रखा होगा यहाँ पे ओरिजिन पे। तो देखिए जो x एक्सिस है, ये मैंने बनाया x एक्सिस, ये इसका ओरिजिन है 0 0 0, इसके कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है, और यहाँ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, चार्ज होगा कोई, ये है 9 सेंटीमीटर पे, और ये है -9 सेंटीमीटर पे। दो चार्ज रखे हैं 9 सेंटीमीटर पे और एक -9 सेंटीमीटर पे। अब देखिए इस फॉर्मूले में, पोटेंशियल के फॉर्मूले में जो R1 और R2 है, दे आर एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सोर्स। तो सोर्स से जो डिस्टेंस है वो है, यहाँ पे देखिए भले ही जो है कोऑर्डिनेट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, लेकिन हमको क्या लेना है, इनके बीच का डिस्टेंस लेना है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होगा, और -9 का भी, -9 से जो कोऑर्डिनेट है इसका डिस्टेंस भी ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर ही आप लेंगे, क्योंकि आपको डिस्टेंस लेना है, ना कि कोऑर्डिनेट की वैल्यू लेनी है इस पोटेंशियल के फॉर्मूले में। इसलिए दोनों ही की केस में R1 एंड R2 विल बी 9 सेंटीमीटर होगा। तो ये बात को आपको ध्यान रख के यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा, देखिए Q1 तो हो गया दिस 7 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। V क्या हो जाएगा, A/R1, ये V1 हो गया। अब A की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दी है 9 × 10⁵, तो A की जगह आप लिख लो 9 × 10⁵। डिनोमिनेटर में R है, R यहाँ पे देखिए क्या है, 9 सेंटीमीटर है, और 9 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.09 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इसके लिए Q2। नाउ Q2 इज नेगेटिव, यहाँ Q2 है, इट इज़ -2 माइक्रोकूलम, तो यहाँ हटा के आप लगा देंगे -2 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 2 माइक्रोकूलम इंटू V2 क्या हो जाएगा, सिंपली A/R2। नाउ A की जो वैल्यू है फिर यहाँ से देख के आप लिख लें 9 × 10⁵, और R2 क्या हो गया, R2 इज अगेन 9 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.09 मीटर हो जाएगा, और -0.7 यहाँ पे एज इट इज़ है, ठीक है, -0.7। अब सारी वैल्यूज़ आपकी आ गई है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब कैसे किया जाए, तो देखो जो इसमें से कॉमन टर्म है ना, पहले उसको कॉमन आप बाहर निकाल लो। तो इसमें से कॉमन है 10⁻⁻6, ये दोनों में से कॉमन है, और क्या कॉमन है 10⁵ भी कॉमन है दोनों में, और क्या कॉमन है 9 कॉमन है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 0.09 कॉमन है। ब्रैकेट में अब क्या रह गया, ब्रैकेट में रह गया 7, और यहाँ रह गया -2, बाकी सब कॉमन निकाल लिया, और -0.7 यहाँ रह गया, ठीक है। अब इस यहाँ पे देखिए ये जो 0.09 है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁻2, 9 से 9 कैंसिल हो गया, अब बस 7 - 2 हो गया 5,
इंटू 10 की पावर, देखिए यहाँ पे क्या है -6 + 5, तो ये -1 हो गया। अब ये जो 10⁻² ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो -1 + 2 मिलके +1 हो जाएगा, तो यहाँ सिंपली 10 आ जाएगा और यहाँ पे -0.7 है और ये हो गया 50 - 0.7, तो ये हो गया सिंपली 49.3। ठीक है, तो 50 - 0.7 49.3 जूल, ये हुआ इसका फाइनल आंसर।